तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। एक तवील अरसे के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझसे नाराज़ नहीं होगी, खुश होगी या नहीं इसका फैसला तो प्रोग्राम के इख्तिताम तक हो ही जाएगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करेंगी, और राना अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। एक तवील अरसे के बाद दो सियासी हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक प्लेटफॉर्म पे, और वो प्लेटफॉर्म भी अजीब सा था। जेल में मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की, अयादत के लिए पहुँचे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू रही। मियाँ साहब को उन्होंने कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल में इलाज की पेशकश भी की। मियाँ साहब ने कमाल मेहरबानी से इस एक शफ़क़त से इस एक पेशकश पर गौर का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि अपने अहल खाना से मशवरे के बाद वो बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह करेंगे कि ऐसा होना है या नहीं। बिलावल जरदारी साहब को आज काफ़ी अफसोस रहा। उन्होंने बताया कि 3 दफ़ा का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और आज वो जेल में दिन काट रहा है। तो मियाँ साहब के साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मुतनब्बे किया कि वो आने वाले वक्त से डरें, कहीं ऐसा ना हो कि कल वो भी किसी जेल में ही किसी कोठरी में अपने दिन गुजार रहे हों। साथ ही साथ उन्होंने आज अपने हालिया पैदा करदा रकीब वज़ीर ख़जाना मोहतरम जनाब असद उमर साहब की विकेट ली। पढ़ा लिखा जाहिल उन्होंने उनको करार दिया। बताया कि अंग्रेज़ी में उनको मेरी एतराज़ था, शायद उनकी समझ में ना आई हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में ख़िताब तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया था। ताम उन्होंने ये कहकर काफ़ी लोगों की तसल्ली का सामान फरमा दिया कि मियाँ साहब से मुलाकात का मकसद किसी किस्म की सियासी सफ़ बंदी नहीं। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर PTI से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल PTI से नहीं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू का आगाज़ करने की कोशिश करता हूँ। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर सबसे पहले तो हमारे शो में शिरकत पर आपकी शुक्रिया। ये मुझे बताइए सर, दो सियासी रकीब, दो पॉलिटिकल राइवल्स आज एक मकसद के लिए, अयादत के लिए सही, एक मरतबा फिर यकजा हुए। किस हद तक आपके ख्याल में हुकूमत को परेशानी लाहक हुई होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो उस एक मुलाकात के बाद उन्होंने की, और हुकूमत को उन्होंने आड़े हाथों लिया? देखें, सबसे पहले तो बिलावल साहब जो हैं वो मियाँ साहब बीमार हैं, उनसे मिलने गए, तो एक ये पॉजिटिव गेस्चर है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ, और ये मेरे ख्याल से इखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर ज़माने में हर जगह ये रवायत पहले भी रही है और अभी भी होनी चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर, बीमारी अपनी जगह पर, और ये हमें तालीम भी सिखाया गया है। तो उसने बहुत अच्छा काम किया कि प्रीवियसली अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सेहत ठीक नहीं थी तो अपोजिशन लीडर्स पूछते थे, इसी तरह भुट्टो साहब अपोजिशन लीडर्स की अगर सेहत ठीक नहीं होती थी, यही चीज़ें बेनज़ीर शहीद ने भी की, और बिलावल साहब ने भी ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ को पसंद है या नहीं है, ये तो एक ज़मानतदारी में होता है कि कोई बीमार हो तो जाता है, कोई खुशी होती है तो कोई जाता है, कोई गमी होती है तो जाता है। मेरे ख्याल से ये तरबियत और तालीम PTI को भी ज़रूरत है, क्योंकि बेनज़ीर साहबा जब शहीद हुई थी उसका अभी तक इमरान खान ने फातिहा तक नहीं की, और ये अखबारों में भी हो चुका है और बिलावल साहब भी कर चुके हैं। तो ये ईस्टर्न रवायत भी है और वेस्टर्न रवायत भी है। तो अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, मगर उन्होंने ये एक रवायत, एक अच्छी पॉजिटिव कायम की जो प्रीवियसली होती आई है। महात्मा गांधी बीमार होते थे, कायद-ए-आज़म जाकर पूछते थे, या कायद-ए-आज़म की सेहत सही नहीं होती थी तो महात्मा गांधी पूछते थे। तो ये तो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न
दोनों कल्चर्स में ये चीज़। इससे पहले कि मैं नून लीग का वर्जन लूँ, मैम गजाला साहिबी साहबा, ये मुझे बताइएगा, आज ये जो मुलाकात हुई है, इस एक मुलाकात पर एक मरतबा फिर फवाद चौधरी साहब ने अपने वज़ीर इत्तलात होने का सबूत देते हुए फब्ती कसी है। उन्होंने कहा कि ज़िया की औलाद आज जो है वो ज़िया की जानशीन के साथ, इसी किस्म का कोई उनका जुमला था, वो एक मरतबा फिर यकजा हुई है। सदी का सबसे बड़ा यू टर्न लिया गया है। इसे एक रस्मी मुलाकात, एक रवा रवी की मुलाकात, एक अखलाक़ी मुलाकात समझ करके नज़रअंदाज भी किया जा सकता था। क्या ही ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाए, ख़ास तौर पे जब अपोजिशन का जिक्र है तो तबर्रे का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाए। देखिए, मेरे ख़्याल में सेनेटर साहब ने कहा कि हमारी रीत रिवायत और हमारी तहज़ीब का हिस्सा है कि अगर कोई अलील हो या कोई बीमार हो तो उसकी आदत करने जाना हम अपने ऊपर एक फ़र्ज़ समझते हैं। बिलावल ज़रदारी साहब ने अच्छा किया कि वो गए और उन्होंने खैरियत पूछी, मगर बहुत देर की पूछने में। खैर कोई बात नहीं, चले गए, पूछा, वहाँ तक तो ठीक है। मगर जब वो पॉलिटिकल उसको पॉलिटिसाइज़ करते हैं, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सारी बातें करते हैं, तो उसका फिर जवाब तो उनको देना चाहिए, क्योंकि अगर वो सिर्फ मिल के आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी। और होना भी चाहिए कि भाई सब एक दूसरे को पूछें। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स में सब लोग हैं, अपने अपने तौर पे अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं, और एक दूसरे का हक़ बनता है कि उसकी खैरियत पूछी जाए। मगर यहाँ पॉइंट स्कोरिंग से कोई रुका नहीं, और बिलावल साहब ने भी किसी तरह से भी कमी नहीं की। और फवाद चौधरी ने जो ये कमेंट दिया कि तो उस पर आप पहले का एक क्लिप निकलवा लीजिए, क्योंकि पहले तो वो सड़कों पे घसीट रहे थे एक दूसरों को, और बिलावल ज़रदारी ने खुले आम ये कहा था कि ये तो ज़िया की औलाद है और ज़िया का बच्चा है, और इस किस्म के बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी जो कि मेरे ख़्याल में सोशल उसमें घूम रही हैं। और फिर अगर यही बात रिपीट कोई और करता है तो बुरा क्यों लगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर, पैंतरा बदल लिया, बात बदल ली, साइड्स बदल ली, गेम कुछ और हो रहा है। असल चीज़ इस वक्त ये है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पॉलिटिकल गेम कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। राइट मैम, मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए, इसलिए उससे पहले वक्त है कि मैं राना अरशद साहब का मुतमईन नज़र भी मालूम कर लूँ। राना अरशद साहब, सर प्रोग्राम में खुशामदीद है। ये मुझे बताइएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में आलमी मेयार का इलाज कराने की पेशकश जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की है मियां नवाज शरीफ के लिए, आपके ख्याल में ये उनकी विकेट लेने की बहुत डिसेंट सी एक कोशिश थी कि सरकारी अस्पताल में मियां साहब की विकेट ली जाए, या इसे वाकई एक जिसे कहते हैं कि इखलाकी पेशकश समझ करके और इस पर फप्ती न कसी जाए? क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा गो हैं। अगर एक वक्त में इंडिया जो अज़ली दुश्मन है वो हमला करते हैं तो हम 50 घंटों के अंदर अंदर उस अज़ली दुश्मन के पायलट को वापस करते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि हम आपस में, गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में लाजमो मलजूम हैं। ये मुल्क ना पीटीआई का है, ना काफ लीग का है, ना नून का, ना पीपल पार्टी का, मुश्तरका तौर पर 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, जहाँ पर मैं देखें कि अगर कोई दो राय नहीं है। बिलावल साहब के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो गए। ये एक आला ज़रफ़ी होती है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा पर हमला हुआ था तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पर भी सेम डे रावलपिंडी पर अटैक हुआ था। हमारे 2 कारकुन शहीद हो गए थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे थे, फिर अफसोस के लिए भी गए थे। और जब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका, हाँ, इमरान अहमद खान न्यासी साहब, जब ये गिरे थे 2013 में, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में गए थे। बल्कि इलेक्शन के बाद बड़ी गाला इनकी दावत पर भी गए थे। मैं समझता हूं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन, इंटरनेशनल, अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो वो थीम तो इंटरनेशनल लोटे की है, जो पहले काफ लीग में थे, फिर परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, फिर पीपल पार्टी के साथ, और अब वो पीटीआई में हैं। उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो क्या बातें करते हैं। जो हामिद खान साहब ने कहा था, मैं तो बिलीव करता हूं कि एक सीनियर
लायक ने जो कहा था ये वही है। लेकिन हमें ताने देने वाले क्यों भूल जाते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब के जो रेफरेंडम था उसके चीफ पोलिंग एजेंट भी नियाजी साहब थे। और उसके बाद मैं समझता हूं कि फवाद चौधरी साहब को थोड़े से होश के नाखन लेने चाहिए। क्या आया उनकी ज़बान बड़ी लंबी है या हमारे पास ज़बान नहीं है? हम समझते हैं कि एक साइड पर हमारा अज़ली दुश्मन इंडिया के साथ मुकाबला है, बाकी शायद वो, अगर मैं अर्ज करूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से और चेयरमैन नैब से मैं गुजारिश करूं कि इस इंटरनेशनल लोटे के असासाजात जो हैं वो भी अगर काइंडली चेक कर लें तो जितना ये मैं समझता हूं यू टर्न लेकर इसके असासाजात में इजाफा हुआ है उसमें किसी भी पार्टी के कारकुन के या लीडरशिप के। सर, आपकी इसी दरखास्त के साथ यहाँ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का वक्त हुआ है। नाजरीन, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैम गज़ाला सैफ़ी साहिबा, सवाल मेरा वज़ीर आज़म साहब के एक बयान से है। फरमाते हैं रियासत का माइंडसेट तब्दील हो चुका, अब सोच ये है कि गरीब को, माफ़ कीजिएगा, अब सोच ये है कि गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। इसी कनेक्शन में हसन निसार साहब, साबिक डाई हार्ड फ़ैन ऑफ इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फरमाते हैं पंजाब में अहम इदारों में ओहदों की बंदरबाट जारी रही तो पीटीआई दूसरी पीपल्स पार्टी बन जाएगी। जैसी हमारी जाली जमहूरियत है वैसे ही जाली हमारा वुमेन डे है। आपका जवाब? देखिए, हसन निसार साहब जो हैं वो काफ़ी टेम्परामेंटल भी हैं और उनकी जो साइड्स हैं वो चेंज होती रहती हैं और उनका जो अपना एक आइडियोलॉजी है वो उनका अपना एक माइंडसेट है जिससे वो चीज़ें कहते हैं। तो हसन निसार साहब ने पीटीआई को भी बहुत दफ़ा सपोर्ट किया है, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं और हो सकता है फिर वो पीटीआई की तरफ बोलना शुरू कर दें। तो मेरे ख़्याल में किसी एक तनकीद निगार से आप हमेशा तवक्को नहीं कर सकते कि वो किसी एक पार्टी के लिए ही बोलता रहे और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उससे पीटीआई का क्या ताल्लुक़, उनका अपना आइडिया, उनका अपना माइंडसेट है, वो जो चाहें कह लें। तो मैं उस पर कोई तनकीद उस तरह से करना नहीं चाहूँगी। राइट सर, ये मुझे बताइएगा, खुर्शीद शाह साहब का एक बयान है, करीम ख्वाजा साहब के, नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो इमरान खान साहब जिम्मेदार होंगे, अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये कत्ल होगा और उसके जिम्मेदार इमरान खान है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये हुब्बे अली नहीं भाई, ये बुग़्ज़ मुआविया है, उन्हें दरअसल अपनी विकेट की पड़ी है क्योंकि अब उनका नंबर लगा हुआ है। अगेन मेरा सवाल ये है कि नैब का तो कोई लेना देना नहीं है, 50 दफ़ा बल्कि 500 दफ़ा हुकूमत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात क्लैरिफाई कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ये फाल कैसे निकालते चले जा रहे हैं? उनको कैसे पता कि अब किसकी विकेट है किसकी नहीं है? और फवाद चौधरी या आसपास के दीगर फवाद चौधरी हैं, उनका नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त बीमार हैं और उनकी जो है उनकी मर्ज़ी से उनको चांस मिलना चाहिए कहाँ उनको इलाज कराना है। बिलावल साहब ने NACVD के हवाले से भी कहा है, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो अपनी जगह पर कि सज़ा आई है या जो भी चीज़ है, पर उनका जो है उनको आपको बहुत सी चीज़ें प्रीवियसली हमने मिस हैंडल्स की हैं गुज़रे 70 साल में। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब को ये राइट मिलना चाहिए। और खुर्शीद शाह ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या, खुदा न खास्ता जेल में अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो किसकी ज़िम्मेदारी आएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस तरह के सवाल फिर फ्यूचर में जन्म लेंगे और रियासत को इस चीज़ से, इसके हवाले से बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जहाँ तक ये जो फवाद चौधरी साहब है तो ये एक एंटरटेनर है, ये आते हैं टीवी पर कुछ जोक सुनाते हैं, कुछ एंटरटेन, जो शेख रशीद करते हैं वो यही करते हैं। तो ये पीटीआई के पास 2 एंटरटेनर्स हैं जो कि इस तरह की बात करके माहौल में गर्मी लाते हैं, सर्दी लाते हैं, तलखी लाते हैं, मजाक अपना आप का उड़ाते हैं। तो उसको मैं इन अ लाइटर मूड लेना चाहिए।
बाकी अब वो हमें पता है कि ये कल पीटीआई पर कोई मुश्किल वक्त आएगा, ये पहला पर्सन होगा, किसी और पार्टी में चला जाएगा, तो इनक्रेडिबिलिटी है उसकी शख्सियत की। राइट, उसको आप इन लाइटर मूड ले। राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत को लेकर के बहुत इस वक्त एक शुकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है। सर आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब के साथ जो मामलात हैं, आज बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पे कह दिया कि मुझे नवाज शरीफ साहब को देखकर उनके आसाब की मजबूती का उन्होंने बताया कि अंदाज़ा हुआ कि मियाँ साहब के आसाब तो मजबूत हैं, ताहम उनकी बीमारी का उन्होंने भी सर्टिफिकेट जारी किया है। सर ये मुझे बताइएगा, आपके ख्याल में ये जो इनकी बीमारी को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और उसके बाद फिर एक और सवाल वहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने किया कि मियाँ साहब ने कहा है कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ और अब मैं नज़रियात की सियासत करूँगा, तो आपके ख्याल में ये बड़ा सिंपल सा एक प्लेन स्टेटमेंट इसे समझा जाए कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है कि मियाँ साहब ने मुझे बताया है और ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है कि जी अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ और अब मियाँ नवाज शरीफ जो है वो चीख वगैरह बन गए, क्या कहेंगे? नूरुल आरिफ साहब, मैं ये गुजारिश करूँगा कि बिलावल साहब हमदर्दी के तौर पर वहाँ पर गए हैं। मैं समझता हूँ कि जो अल्फाज उनके हैं हम उनकी कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन इशू ये है कि अगर आप 12 अक्टूबर 1999 को भी देखेंगे तो छड़ी के साथ भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिज़ाइन लिया जा रहा था, तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी रिटर्न रिज़ाइन नहीं दिया था। सो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी 14 माह जेल काटी, जलावतनी काटी, उसके बाद अब जो हो रहा है, मैं समझता हूँ आज मैंने एक फुटेज देख रहा था इमरान खान न्याजी साहब की साबका ज़ौजा जो है वो कुछ बयान कर रही थी कि ये ऑलरेडी प्लान था। वो खुद कह रही थी कि मैं क्योंकि खान साहब की बीवी रही हूँ, रेहम खान साहबा फरमा रही थी कि मुझे तो इलेक्शन से भी 1.5 साल पहले पता चल गया था या 2 साल कि वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो न्याजी साहब होंगे, और जब वो नरेंद्र मोदी साहब के पास जाते हैं दिसंबर 2015 में, उस वक्त भी वो सॉफ्ट कॉर्नर इमेज अपने लिए पैदा कर रहे थे। तो माय पॉइंट इज कि नवाज शरीफ ने तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत बनाया। जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया था और 1974 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मेड हैं, पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन खान साहब बताएं कि आज उनके वुज़रा जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं है। हम रियासत मदीना का दावा करते हैं और कराची के एक फेडरल मिनिस्टर फैसल साहब ने जो अल्फाज कहे, हम तवक्को रखते थे कि खान साहब जो हैं उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। उनके वुज़रा जो हैं, क्योंकि वो उनकी अपॉइंटमेंट लेटर जो है। सर एक ज़िमनी सवाल अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे पूछ लूं, राना अरशद साहब। राना अरशद साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूं सर। सर एक ज़िमनी सवाल आपकी इजाजत से मैं पूछना चाहता हूं, आप अरबपति हैं? नहीं सर, मैं तो कारकुन हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, हम अरबपति तो नहीं है। बस तो फिर खत्म हो गई बात, फिर सवाल इनवैलिड हुआ। लेकिन आपने जो सोच दी है इस कौम को, मैं उस कौम के सवाल के लिए मैं जरा आता हूं मोहतरमा गजाला सैफी साहिबा के पास। मैम एक छोटी सी खबर है, मैं पहले आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। वसीम अकरम, वकार यूनुस, ईसा खेलवी, बाबरा, रीमा, अकील करीम ढेडी और दीगर के लिए सिविल एजाजात, फला फला सहाफ़ी, फला फला एंकर को भी सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी देने की मंजूरी। फैसल वावडा को यावा गोई का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने की मंजूरी दे दी गई है। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जाहिर है मैम, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ। देखिए, अगर आप फैसल वावडा के एक तरह से इन्होंने एक तरह की क्रिएट की है फैसल वावडा के ख़िलाफ़ एक दुश्मनी, वो सिर्फ फैसल वावडा के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इनकी जो ज़बानों में तर्रारी और जो बहस और मुबाहिसा है वो सिर्फ रिजेक्शन का है। अगर फैसल वावडा की ने गलती ज़रूर की है, मगर वो इस्लामिक कॉनोटेशन में बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक अच्छा एक मुसलमान इंसान है और उसका कहीं पे भी ये मकसद नहीं था कि अगर आप मुझे मुखल होने की इसको नहीं, बिल्कुल नहीं इजाज़त दूंगी मैं आपको, बिल्कुल इस वक्त आप मुखल मत हों, क्योंकि बात को सही तरीके से पहुंचा लेने दें लोगों तक, क्योंकि ये गलत, उसको एक गलत तरह से प्रेजेंट किया गया। पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए कह देते हैं, अगर कोई किसी की मदद करता है कि ऊपर अल्लाह है, नीचे आप लोगों का, इसमें
खुदा न खास्ता उस शख्स के कहने में ये बिल्कुल मकसद नहीं होता कि नाउज़ुबिल्लाह वो कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात कर रहा है या वो दीन से खारिज होने वाली कोई हरकत कर रहा है। और असेंबली ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप बैठकर लोगों को दीन से खारिज करें। दीन से खारिज करने की जगह नहीं है वो। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपका नजरिया पहुंच गया। लेकिन मुझे एक छोटा सा ज़िमनी सवाल आपसे भी पूछने की इजाजत चाहता हूं मैम। क्या ही जरूरी है कि अपने लीडरों को मस्का लगाने के लिए आप बिल्कुल यानी अंधाधुंध तेजगाम बन जाए, हर हद क्रॉस कर जाए? आपको वजारत तो मिल गई, अब जान लेंगे क्या चाहिए? मतलब कौन सी और वजारत पे नजर थी? क्या ऐसा करना था कि आपने इमरान खान को देवता बना दिया और रहमतुल्लाह अलैह इल्ला माज़ल्ला बस नाम के साथ लगाना रह गया? नून लीग को अगर आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर आम लोगों तक किस कॉनोटेशन में जाता है और किस तरह से इसको वो फिर करते हैं, वो गलत बात नहीं। आपने कहा नाउज़ुबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, क्यों ये जब बात हुई नहीं माज़ल्लाह नहीं समझते लोग, गरीब लोग, आम लोग नहीं समझते। आप उन लोगों को नहीं, आम लोग देख रहे हैं टीवी को, ये पढ़ा लिखा तबका जो है वो अखबार पढ़ चुका होता है, वो सोशल मीडिया पे पढ़ चुका होता है, ट्वीट्स पढ़ चुका होता है, हर कुछ उसको सुबह से खबर होती है। आम तबका जो है वो टीवी देखता है मालूम करने के लिए कि हो क्या रहा है। और उस वक्त अगर कोई ऐसी चीज जो कि उनको समझ में ना आए तो उसका कोई और जाविया वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सर ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह साहब का एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हमने माजी में सुना कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाना ऐसा है जैसे हज करने जा रहा है। उस वक्त तो कोई फतवा नहीं जारी हुआ। मैम थोड़ा सा ब्रेक पे पांव रखिएगा। सर सेनेटर साहब ये मुझे बताइए, क्या जरूरी है कि अपने लीडरों को मस्का लगाने के लिए आदमी बिल्कुल यानी हर हद क्रॉस कर जाए और जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दे, इतनी जिसको कहते हैं वो हद क्रॉस कर जाए कि सामने वाले को सुन करके कोफ तो नहीं लगे? तो उसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि बरे सगीर और ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है इसमें क्रेस्मेटिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होंगी तो वहाँ क्रेस्मेटिक पॉलिटिक्स होगी और हर पार्टी वर्कर चाहेगा कि हम इस तरह की बातें करें। जब एडवांस स्टेज में जब इंस्टीट्यूशनलाइज पॉलिटिकल पार्टी हो जाएंगी तो फिर क्रेस्मेटिक आंसर निकल जाएगा। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये एवोल्यूशन है पॉलिटिकल, वक्त के साथ चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। चले सर, आपने जिस उम्मीद का इजहार किया अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो। राना अरशद साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि पार्लियामेंट में बिलावल साहब की तकरीर के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। सर एक तकरीर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी फरमाई थी लाड़काना में, मैं उसको एज इट इज कोट करके किसी का मुंह का मजा खराब नहीं करना चाहता, ना आपका ना अपना ना मेरे मेहमानों का। ताहम उसकी लुब्बे लुबाब उसका मफहूम कुछ इस तरह से था कि अगर कुर्रा अर्ज पर मफहूम, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, कुर्रा अर्ज पर नवाज शरीफ अगर आखिरी आदमी रह जाए तो भी मैं उन पर भरोसा नहीं करूंगा। और उसके बाद फिर अब इस किस्म की बात सुन करके सर मतलब किस तरह से आदमी उसको हजम करे? नहीं नूरुल आफत साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जरा वक्त और मौके की नज़ाकत के मुताबिक मैं समझता हूँ हम पॉलिटिकल लोग हैं और हमने 25 जुलाई का इलेक्शन एक दूसरे की मुखालफत में कंटेस्ट किया था, लेकिन जब आपने देखा असम्बली में गए कि इंटरनेशनल धांधला हुआ है तो 1 पॉइंट एजेंडे पर हम इकट्ठे हुए। जबकि इलेक्शन से चंद माह पहले जो पीटीआई के बड़े दावेदार हैं उन्होंने पार्टी के साथ मिलकर जो बलूचिस्तान असम्बली का इशू था वो आपके सामने है, फिर सेनेट का इलेक्शन भी आपके सामने है, फिर लाहौर मार रोड पर जो एक रैली निकली थी वहाँ पर भी जरदारी साहब भी तशरीफ लाते हैं, इमरान खान साहब भी तशरीफ लाते हैं। हमें मैं समझता हूँ कि हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन अब इशू तो ये है कि खान साहब जो अगयार की जंग इधर लाकर और जो दरिंदर मोदी की खिदमत करके पाकिस्तान की आवाम को मोराल डिग्रेड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कहानी है जिसने अपोजिशन हम सबको इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया है। हम अदारों के इस्तेहकाम और अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं। राइट सर, मैम को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे जाऊंगा ताकि मैम भी तवक्कुफ फरमाएं और जरा उनकी समझ में भी आए कि आपने क्या बयान दागा है। वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तितामी मराइल में दाखिल हो चुके हैं, वक्त बहुत कम है। सर करीम ख्वाजा साहब, सईद गनी साहब ने फरमाया है कि हुकूमत शहरियों को तरक्याती मंसूबों के तहफ़ देती रहेगी। उन्होंने कहा कि कराची में दर्जनों तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। सर तेज़ी से मुझे ये बताइएगा, जिस तेज़ी से मैं कराची में से होता हुआ कराची में आकर के प्रोग्राम कर रहा हूँ, उस कराची में वो कराची कहाँ है जिसका जिक्र सईद गनी साहब कर रहे हैं? दर्जनों छोड़िए, मुझे 3-4 बता दीजिए, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। मसलन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है, रोड रास्ते हैं या ड्रेनेज सिस्टम है या दीगर मंसूबा है, तरक्यात के स्कूल्स कॉलेजेस हैं। नहीं सर, ये तो एक जेनेरिक आप जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन पर्टिकुलर मुझे बताइए कि इस जगह कोई 2-4 अगर आप बता दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा 2 फ्लाईओवर जरूर चल रहे हैं, अभी भी रोड्स बन रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और कारपेटिंग हो रही है और सेवरेज के मंसूबे चल रहे हैं। और बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ जो है, जो सिंध का जो पैसा है वो रोक कर बैठी है। और दूसरी बात है कि यहाँ तक उन्होंने रोका है कि जो CPEC के जो पैसे हैं वो भी डाइवर्ट करके अपने MNS को दे रहे हैं। ये तो न्यूज़पेपर रिपोर्टेड बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका कराची पर जो पैसे जो हैं वो भी इन्होंने रोके हुए हैं। तो यानी कराची से जो है वो बोझ निकाला जा रहा है, वो PTI की जानिब से, आपके कहने के मुताबिक। ठीक है। अच्छा सर, राना अरशद साहब, सर वक्त की कमी का ख्याल करते हुए मैं आपसे एक मुख्तसर सवाल करने की इजाज़त चाहूँगा। फजलुर रहमान साहब का कहना है कि महंगाई में 200% इजाफा अब भी मुशर्रफ दौर चल रहा है। शरीफ या जरदारी पायलट को रिहा करते तो मोदी से यारी का इल्ज़ाम लगता। अब भी मुशर्रफ दौर चल रहा है का मतलब ये तो उनको गुमान है, क्योंकि मुशर्रफ दौर में वो कश्मीर कमेटी और फिर बहुत सारी कमेटियां जो निकली थी वो सब था, लेकिन अब तो सारी कमेटियां बंद हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि वो ये कह रहे हैं कि शरीफ या जरदारी पायलट को रिहा करते, यहां मैं उनसे इत्तेफाक करता हूं, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब मौजूदा हुकूमत जो कुछ कर रही है वो पाकिस्तान की आवाम के, मैं समझता हूं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। आप ये देखें कि जिस तरह सुई गैस 143% महंगी होती है, जिसका जनवरी 2018 में 5,000 बिल आया था, उसका 20,000 बिल आता है। फिर माशाल्लाह खान साहब फरमाते हैं कि कमेटी बना दी है। कहाँ पे कमेटी? लोग रो रहे हैं। 4 दफ़ा बिजली महंगी हो चुकी है, सर्दियों में लोगों के बिल इतने आ रहे हैं। फिर उन्होंने माशाल्लाह 4.5 रुपये तो पिछले हफ्ते पर डीजल महंगा कर दिया है। और उसके बाद आप जो जिम्मेदार है, जो यूरिया की बोरी हमारे दौर में 1300 रुपये की थी वो 1900 रुपये की होगी। DAP की बोरी जो 2400 रुपये की थी वो 3800 रुपये की होगी। अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ पे? पंजाब के अंदर तमाम हॉस्पिटलों में मेडिसिन बंद हो चुकी है, और क्या जो टेस्ट थे तमाम हॉस्पिटल में उनके 50% रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक हेल्थ कार्ड का ड्रामा करके, जो हमारे दौर में शुरू हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब ने किया, पंजाब में हम करते थे, मैं खुद कैबिनेट मेंबर था, वो ये अभी खान साहब पिछले हफ्ते जो थर में ड्रामा कर रहे थे भी, वो तो शरीफ लोग थे, उनको तो उर्दू की भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन खान साहब ये सब कुछ करके अवाम की आंखों में जो झोंक दे रहे हैं, ये हकीकत में मैं समझता हूँ गरीब मार गवर्नमेंट है। एक अनाड़ी चैंपियन की अनाड़ीपन की वजह से आज हर आदमी परेशान है, और वो जाए तो कहाँ पे जाए? ईंटें महंगी, सरिया महंगा, सीमेंट 110 रुपये महंगा हो गया। और अब परेशानी यहाँ तक है कि आखिर पर हाजियों को भी माफ नहीं किया गया कि 2,80,000 में हाज होता था, अब वो 5.5 लाख तक चला गया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि खान साहब बिल्कुल जरूर नाम लें रियासत मदीना का। हमें खुशी होगी कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत को नाफज करें, अपने से नाफज करें। 400 कनाल का घर जो डोनेट कर दे किसी इदारे को, खुद 2 मरले के घर में आ जाए। लोगों के पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर 2-2 मरले की दुकानें लोगों के घर करा दिए। खान साहब खुद तो किसी को जवाबदेह नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो पायलट इंडियन वापस किया गया नरेंद्र मोदी और अमेरिका को खुश करने के लिए, ये आज भी 3 लाशें आई हैं LOC बाउंड्री पर, उनके जिम्मेदार कौन हैं? हम पायलट वापस भेजते हैं, वो जेल से हमारी डेड बॉडी वापस भेजते हैं। करतारपुर बॉर्डर बनता है, खातून क्रॉस करती है तो उसकी डेड बॉडी आती है। लिहाजा खान साहब जो पॉइंट सर, मुझे अब गजाला सैफी साहिबा के पास जाने दीजिएगा सर। ठीक है। अच्छा मैम, ये मुझे बताइएगा, बस इख्तितामी लम्हात हैं, वक्त कम है,
मुझे एक सवाल याद आ गया। राना अरशद साहब ने पिछले सेगमेंट में मोहतरमा रेहाम खान साहिबा का जिक्र फरमाया, इंडिया के चैनल पे बैठी, जो वो खान साहब की शान में कसीदे पढ़ रही थी और ये वो, उनके बारे में खैर अपनी एक पर्सनल राय भी है मेरी, लेकिन बहरहाल उससे कता नज़र इसको कैश करने के लिए एक तो मैं उनके ऊपर तो नहीं जाऊंगा कि वो किसी अखलाकियात की पाबंद हैं कि वो इंडियन टेलीविज़न चैनल पे ना जाएं, बुग़्ज़ इमरान में जाकर के या बुग़्ज़ पाकिस्तान में जाकर के वो पॉइंट स्कोरिंग ना करें। लेकिन आपके ख्याल में हम अपने लोकल चैनल्स पे बैठ करके इमरान खान से हमें जितना भी इख्तिलाफ हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम रेहाम खान से कंपैरिजन करें या रेहाम खान की मिसाल दें तो ज़्यादती नहीं है आपके ख्याल में? देखिए जी, ये इस वक्त इन साहब को सिर्फ इस वक्त बुग़्ज़ निकालने के लिए जो इनके मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि गंवार की गाली हंस के टाली। तो जो इनका मुंह में आए बोलें, जो गलत बात इनके जहन में आ रही है उसको अपने दिमाग को क्लियर करने के लिए बोलते जाएं, मगर इनकी कही हुई हर बात झूठ है और हर बात गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दुश्मन हैं और हम इमरान खान के अंधे फॉलोअर्स नहीं हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि एक शख्स ने गॉट योर पॉइंट। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये इमीडिएटली वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है। राना अरशद साहब, गजाला सैफी साहिबा और मोहतरम ख्वाजा साहब, सर आप तीनों मौजूद मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूँ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।